परीक्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह 30 दिन की फ्री क्लासेस आपको दी जा रही है, जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, करंट अफेयर का, यूपीएस के सबको इसके अंतर्गत हमारे ये टारगेट रखे गए हैं। जिसमें देखा जाए तो आज हमारा डे 8वां है, मतलब कि 8वां दिन हो गया है। 8वें दिन के अंतर्गत टॉपिक की बात करें तो हमारा आता है जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं गैसों के बारे में और ओजोन क्षरण के बारे में। तो ये आज की हमारी क्लास है। आज की क्लास के अंतर्गत हम इन 3 मेजर टॉपिक को जो आपकी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, इन सबको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो इन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि इसके पहले के अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो आप लिस्ट में जाके देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है। तो वहां से हम आप इन लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होता है, टॉपिक आता है आपका डे 8 के अंतर्गत। शायद पहले नंबर पर हम जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव एवं उनके गैसों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आपका आएगा जो तीसरा टॉपिक आता है हमारा ओजोन क्षरण के बारे में, तो इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा। तो इसके संदर्भ में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा डिटेल में ही आते हैं। क्योंकि किसी चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, मतलब कि उसका एक तरीके से कॉन्सेप्ट बना रहता है, तो आपको जो फैक्चुअल चीजें है वो याद करने में आसानी रहती है। तो इसमें आपको इस तरीके से कुछ डिटेल दिया गया है कि परिचय, उसके संकेतक, क्योंकि इसके आपके संकेतक से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कारक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके दे दिए जाते हैं। तो इसी फॉर्मेट में आपका डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको पूरी पीडीएफ उसी संदर्भ में ही बनाई गई है। तो जिसमें आपको एक-एक करके प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट कराते हैं। जैसे पहले तो हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में भी समझेंगे, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में समझेंगे और किस गैस से कौन सी हानि होती है, कौन सा लाभ होता है, इसके संदर्भ में देखा जाएगा। फिर आपका जो ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, किस तरीके की परिस्थिति होती है, कौन-कौन सी गैसें हैं, मतलब कि जो-जो इससे रिलेटेड आपका है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें छूटने की गुंजाइश नहीं होगी। इन 3 मेजर टॉपिक से इस टॉपिक में आपके प्रत्येक जो आपका जितना भी क्रक्स है आपकी बुक का, चाहे आपकी ऑथेंटिक बुक हो, चाहे आपकी एनसीईआरटी बुक हो, या फिर आपकी जो ऑब्जेक्टिव बुक जितनी भी आती हैं, उन सभी का क्रक्स इसमें शामिल किया गया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की। तो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में सबसे पहले इसके सामान्य परिचय को। सामान्य परिचय के अंतर्गत बात की जाए तो सामान्य परिचय जो है वह जलवायु परिवर्तन सामान्यतः तापमान, वर्षा, हिम एवं पवन प्रतिरोध में आए एक बड़े परिवर्तन द्वारा मापा जाता है। तो आप जैसे कि कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण ये वाली देखने को मिल रही है। तो मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में ज्यादातर आजकल यूज करने लगे हैं कि क्लाइमेट चेंज का। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके अंतर्गत कौन-कौन से परिवर्तन होते हैं जिनको उनके अंतर्गत मापा जाता है। तो उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपका तापमान हुआ, वर्षा हुआ, हिम एवं पवन प्रतिरोध जो होते हैं, उनमें एक जो बड़ा परिवर्तन के द्वारा इसको मापा जाता है। इनमें जो एक बड़ा परिवर्तन होता है, इनको इसमें मापा जाता है, जो कई वर्षों में होता है। मतलब कि एक जो परिवर्तन धीरे-धीरे हो रहा है, मतलब कि जो धीरे-धीरे हो रहा है तो उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि आपका मनुष्य द्वारा जो जीवाश्म ईंधन, तो ये कोयला, गैस, प्राकृतिक गैस को बड़ी मात्रा में जलाए जाने से, निर्वणीकरण की समस्या जैसे कि वनों की कार्बन अवशोषण की क्षमता घट रही है, संचित कार्बन वायुमंडल में निर्मुक्त होने लगता है, आदि से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपके रीजन है जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और इनके संदर्भ में जैसे कि तापमान, वर्षा, हिम, पवन प्रतिरूप के संदर्भ में इनको बड़े पैमाने पर मापा जाता है। अब इसमें आते हैं कि इसमें जो संचित कार्बन वायुमंडल में है वह निर्मुक्त होते हैं और इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन की घटना है, इसको एक सामान्य परिचय के तौर पर समझ सकते हैं। अब आते हैं कि जलवायु परिवर्तन में भारत की प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार तथा उनकी गुणवत्ता में बदलाव आ सकता है। जो जलवायु परिवर्तन है उनके कारण भारत के जो प्राकृतिक गुणवत्ता है और उनमें बदलाव आ सकता है। इससे यहाँ के लोगों की आजीविका भी है जो है वह पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। मतलब कि अगर इनके संसाधनों और गुणवत्ता में प्रसार में एक बदलाव आता है तो इसमें इनकी जो आजीविका है वो भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आते हैं कि जलवायु परिवर्तन के संकेतक के बारे में बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन के जो संकेतक है वह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक जलवायु में अनेक बार परिवर्तन हुए। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो एक सिनेरियो जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तो उस टाइम से देखा जाए तो अभी तक कई सारे परिवर्तन देखने को मिले, जिसमें कुछ पुरा जलवायु के संकेतकों का इसमें विवरण दिया गया है। जैसे कि कुछ जैविक संकेतक भी हुए, कुछ भौमिकीय संकेतक भी होते हैं, कुछ हिमीय संकेतक होते हैं, कुछ विवर्तिक होते हैं, कुछ ऐतिहासिक अवधि होते हैं। तो इस तरीके का जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी
उस टाइम से वर्तमान समय में जिस तरीके से परिवर्तन हुए उसको एक पैलियो क्लाइमेट के संकेतक के रूप में इसको परिभाषित किया गया। इसके एक विवरण को एक सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि आपका अगर इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस संकेतक का उदाहरण है तो आपको आंसर करने में आसानी होती है। जैसे कि जैविक संकेतक के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है वानस्पतिक संकेतक, जो कि पौधों में जीवाश्म, ऑक्सीजन, आइसोटोप और वृक्ष के तने में पाए जाने वाले वलय में वृद्धि होती है। प्राणीजात संकेतक के बारे में बात की जाए तो इसमें प्राणीजात जीवाश्म जंतुओं के वितरण एवं प्रसारण से ये संबंधित होते हैं। तो जैविक संकेतक के अंतर्गत आपके आते हैं एक वानस्पतिक संकेतक, दूसरा आता है आपका प्राणीजात संकेतक। वानस्पतिक संकेतक के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पौधों में जीवाश्म, ऑक्सीजन, आइसोटॉप, वृक्ष के तने में पाए जाने वाले वलय में वृद्धि। प्राणीजात संकेतक में प्राणीजात जीवाश्म जंतुओं का वितरण एवं प्रसारण शामिल होता है, तो ये जैविक संकेतक के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा आता है आपका भौमिकीय संकेतक। भौमिकीय संकेतक के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है जैसे हिमानी निर्मित झीलों के अवसादों का निक्षेपण होना, कोयला अवसादी निक्षेप होना और मृदीय संकेतक होना। हिमीय संकेतक के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है हिमानीकरण, जैसे कि भूगर्भीय अभिलेखों से हिमों और अंतर हिमों में क्रमशः परिवर्तन की क्रिया प्रकट होती है। विवर्तक के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें प्लेट विवर्तकी, सागर तल में परिवर्तन होना और ऐतिहासिक अभिलेख के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें बाढ़ अभिलेख, सूखा अभिलेख जैसी स्थितियां देखने को मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें जैविक संकेतक, भौमिकीय संकेतक, हिमीय संकेतक, विवर्तिक संकेतक और ऐतिहासिक अभिलेख के अंतर्गत इनको सभी को शामिल किया है। अब आते हैं कि जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी जान, क्योंकि कारकों से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि इसके दो तरीके के कारक होते हैं, एक प्राकृतिक कारक, दूसरा होता है मानव जनित कारक। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर तो आता है इसमें सौर विकिरण से में विभिन्नता का होना, सौर कलंक यानी कि सूर्य पर काले धब्बे या चक्र का होना, ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रवृत्ति होना, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन होना, वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन होना, महाद्वीपीय विस्थापन। तो इसमें ये प्राकृतिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सौर विकिरण, विकिरण में विभिन्नता हुई, सौर कलंक की स्थिति होना, ज्वालामुखी उद्भेदन, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन जैसी स्थिति जो होती है वह प्राकृतिक कारक के अंतर्गत आती है। अब हमारा दूसरा कारक उभर कर आता है मानव जनित कारक, क्योंकि इसमें दो कारक है, एक आपका प्राकृतिक, एक मानव जनित। तो मानव जनित कारक की अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है कि जैसे कि संसाधनों का दुरुपयोग होना, नगरीकरण एवं तीव्र उद्योगीकरण का होना, ईंधन का ह्रास जिसमें कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग आदि, बड़े पैमाने पर उपयोगों में बदलाव होना जैसे कि निर्वनीकरण आदि, वातावरण में CO2 आदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होना, समताप मंडल में ओजोन का ह्रास होना और तापमान में वृद्धि। तो ये मानव जनित के प्रमुख कारण है। तो कौन कौन से कारण है? संसाधनों का दुरुपयोग, नगरीकरण एवं तीव्र औद्योगिकरण, ईंधन का ह्रास, बड़े पैमाने पर भू उपयोग में बदलाव, वातावरण में CO2 आदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि और समताप मंडल में ओजोन ह्रास, तापमान में वृद्धि। ये प्रमुख इसके कारण आते हैं। तो इसके अंतर्गत ये आपके कारण को देख लेते हैं। अब आते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। तो प्रभाव भी है तो वो भी प्राकृतिक स्थितियों में भी देखने को मिलती है, मानव जनित स्थितियों में देखने को मिलते हैं। तो प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले आता है कृषि पर प्रभाव। कृषि पर प्रभाव में आता है जैसे कि भूमि संसाधन का प्रभाव होना, रोपण एवं कटाई में परिवर्तन, समुद्री जल स्तर के बढ़ने से कृषि योग्य भूमि में कमी, खरपतवार एवं कीटों में वृद्धि होना, फसल कृषि तंत्र में परिवर्तन, ये सब इसके कृषि के प्रभाव के अंतर्गत देखे जाते हैं। खाद्य सुरक्षा में प्रभाव के अंतर्गत आता है जैसे कि कृषि आहार होना, मत्स्य होना, पारिदंड एवं जैव विविधता में प्रभाव के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें जलवायु परिवर्तन में असीम जैव विविधता ह्रास क्षमता होती है, जिससे विशिष्ट जाति और उनके पारितंत्र दोनों प्रभावित होते हैं। भारत में प्राकृतिक पारितंत्र की अत्यधिक विविधता पाई जाती है, चाहे वह वन हो, आर्द्र भूमि हो या समुद्री क्षेत्र हो। तो इस तरीके से पारितंत्र का प्रभाव होता है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें होता है जैसे कि तापीय फैलाव। तापीय फैलाव किससे होता है? जब तापमान में वृद्धि से जल फैलता है तो ये तापीय फैलाव की स्थिति देखने को मिलती है, जैसे कि बर्फ की चादरों का पिघलना, ग्लेशियर का फैलना, मतलब कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब कि तापमान में वृद्धि होती है तो इससे स्थिति होती है जिससे समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती है। तटीय क्षेत्रों में प्रभाव की संदर्भ में बात की जाए तो इसमें एक विश्व स्तर पर होता है, एक भारत के स्तर पर। तो विश्व के स्तर पर बात की जाए तो सागर तल में वृद्धि होने से खारा पानी मीठे जल भूजल में मिल जाता है, जिससे
पेयजल की उपलब्धता और सिंचाई प्रभावित होती है और भारत के स्तर में देखा जाए तो इसमें समुद्री जल में वृद्धि से आपके महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात जैसे तटीय राज्यों में ज्यादा खतरा रहा है। तो ये विश्व के स्तर पर जो स्थिति है उसमें आपका देखा जाए तो खारे पानी और भूजल में मिल जाने के कारण इसमें पेयजल की उपलब्धता और सिंचाई भी प्रभावित होगी। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें अगर ये जो आपके तटीय क्षेत्र है, जो तटीय आपके जिले मतलब की जो स्टेट है वो लगे हुए हैं, अगर उनका समुद्री जल स्तर बढ़ जाएगा तो वो खतरे के निशान पर आ जाएंगे। और अत्यंत कठोर एवं मौसमी घटनाएं भी इसका एक कारण है और एक वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होने से ये प्राकृतिक प्रभाव होते हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं आपकी मानव जनित प्रभाव के बारे में। तो मानव जनित प्रभाव के अंतर्गत जैसे बात की जाए तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं बीमारियां जैसे कि मलेरिया और तापाघात होना, कृषि एवं भोजन सुरक्षा एवं आहार गुणवत्ता में प्रभाव होना, पानी तंत्र एवं जैव विविधता पर प्रभाव होना, जल के लिए तनाव एवं जल असुरक्षा का होना और अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर प्रभाव बाढ़ के कारण जल के प्रदूषित होने से हैजा जैसी बीमारियां देखने को मिलती। तो ये आपका मानव जनित प्रभाव के अंतर्गत होता है, जैसे कि आपकी कुछ बीमारियां हुई, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। तो इन सबसे प्रभाव देखने को मिलता है। कृषि एवं भोजन पर प्रभाव देखने को मिलता है। पानी तत्व और जो जैव विविधता का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी है। जल के क्या तनाव है, जल की असुरक्षा को लेकर किस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही है इसको लेकर है। अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बाढ़ के कारण जल के प्रदूषित होने से हैजा जैसी बीमारियां हो रही है, उनका क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये मानव जनित प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमने जलवायु परिवर्तन के बारे में देखा, जिसमें प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकारों के बारे में भी देखा और इसके प्रभावों के बारे में भी देखा। अब आता है कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के से रिलेटेड भी आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली कौन कौन सी गैसें हैं और किस तरीके की प्रक्रिया होती है जिससे ये प्रक्रिया देखने को मिलती है, यानी जो इसकी प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से है। तो इसमें देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण या ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो रहा है। मतलब कि जो विकिरण है और उसमें या ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो रहा है, जो भूमंडलीय ऊष्मन तथा उसमें जनित भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन के रूप में एक समक्ष समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें भूमंडल में पृथ्वी की सतह पर करीब के कारण इसमें औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापमान कहे जाते हैं, जिसके कारण वैश्विक जलवायु रूप में भी परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या डेफिनेशन दी गई है कि वैश्विक स्तर पर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण या ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन होना। मतलब कि जो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अगर इस तरीके की जो ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो रहा है, जिससे भूमंडलीय ऊष्मन होगा, उससे जनित जो भूमंडलीय पर्यावरण होगा उसके परिवर्तन में विश्व के समक्ष समस्याएं पैदा होंगी और भूमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण की औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में भी परिवर्तन आता है। सामान्यतः देखा जाए तो मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इसमें उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहा जाता है। तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन में भी समझ लेते हैं कि जो वैश्विक तापन है वो एक तरीके से ऐसी प्रक्रिया है जो मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों में वृद्धि के परिणामतः उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहा जाता है। तो इस स्वरूप में आती है। अब आता है ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में जानने के पहले ये ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है किस तरीके से प्रक्रिया होती है, जो वायुमंडलीय परत को मतलब कि जो हमारी वायुमंडल की जो सतह है उसको किस तरीके से गर्म करती है। तो इसकी प्रक्रिया को इस डायग्राम के थ्रू हमने बनाया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। जैसे कि ये जो आपका सूर्य का प्रकाश है, ये आपका यहाँ से सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच रहा है, ये आपका भूमध्य पर पहुंच रहा है। इसमें देखा जाए तो जो दृश्य प्रकाश है वह सूर्य से प्राप्त है, जिसमें लघु तरंगदैर्घ्य सीसी या हरित गृह गैस से गुजर रही है। ये जो आपके शीशे की दीवार बनी गई है जो आपके इससे गुजर रही है। अब ये जब मतलब सर्कुलेट होता है, मतलब कि यह जो प्रकाश आया अभी यहाँ से जा रहा है, पर की ओर जा रहा है, तो इस टाइम पर जो अवरक्त प्रकाश है वो मतलब कि ताप हुआ, वो दीर्घ तरंगदैर्घ्य शीशे में हरित गृह गैसों से गुजर नहीं सकता। मतलब कि यहाँ जब मतलब कि ये प्रकाश जब आता है लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में आता है, जब ये प्रकाश जब ऊपर की ओर जाता है तो ये उसमें गुजर नहीं पाता, और जब ये गुजर नहीं पाता तो ये होके यहाँ पर एक सर्किल के तौर पे यहीं पर ही आ जाता है, जिसके कारण ये पृथ्वी गर्म होती है
जिसके कारण ये जो इंफ्रारेड के जो विकिरण है उनको अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण तापमान बढ़ता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया है जिसमें आपका एक ओवन है, जैसे कि आपने शीशे की दीवार बना दी है, उसमें ऊपर से जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो वो लघु तरंग के रूप में आ रहा है, जिसमें वो आसानी से गुजर जा रहा है। लेकिन वो यहाँ पर एक अवरक्त प्रकाश ताप जो है, वो एक तरीके से जब उसमें उसको पुनः वापस जाना चाहिए, तो वो पुनः वापस ना जाने के कारण वो वहीं का वहीं रह जा रहा है। उसके रीजन क्या है? उसके वहां ना जाने का रीजन ये है कि आपकी जो अवरक्त गैसें हैं, जिसके कारण जो आपका वायुमंडलीय प्रदूषण है, जिसके कारण वो एक पारदर्शी नहीं, वो सीधा जाना चाहिए, तो वो उस तरीके से ना जाके वहीं सर्कुलेट होके उसी जगह पे आ रहा है, जो वहां पर तापमान को भी बढ़ोतरी कर रहा है, जिसमें तापमान में बढ़ोतरी से एक ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना देखने को मिलती है। तो ये एग्जाम्पल आपका अर्थ ही है, तो अर्थ के संदर्भ में इसका ये एग्जाम्पल दिखाया गया है, या फिर आप किसी भवन के संदर्भ में भी देख सकते हैं। तो इसको एक मतलब किसी से की दीवार के संदर्भ में इसको एक डायग्राम के तौर पर समझाया गया है। अब इसमें एक और डायग्राम बनाया गया है जिसमें देखा जाए तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, जैसे कि आपका इसमें भी जैसे कि सूर्य का प्रकाश आया, इसमें कुछ विकिरण को पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो पृथ्वी को गर्म कर देता है। अब ये जब जाती है पृथ्वी की सतह में, ये वातावरण में इधर उधर घूमेगी, तो कुछ तो वातावरण से गुजर जाती है, लेकिन कुछ जो होती है हरित गृह गैसें अवशोषित हो जाती है और सभी दिशाओं में वातावरण में छोड़ दी जाती है, जो पृथ्वी की सतह को गर्म करने का कारण होती है। मतलब कि कुछ जो बढ़िया होती है, अब पारदर्शी तो नहीं है, लेकिन ये है कि पारभासी स्थिति में हो जाता है। मतलब कि ये कि एकदम उससे क्लियर नहीं है, अब थोड़ा धुंधला हुआ है। तो उस तरीके से देखा जाए तो कुछ गैसें तो निकल गई है, लेकिन कुछ गैसें जो है वो वहां रुक जाती है। जब वहां रुक जाती है तो पृथ्वी को गर्म करती है, पृथ्वी को गर्म करती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी घटना देखने को मिलती है। अब आता है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी घटना होती है जब वो गैसें कौन कौन सी है जो रह जाती हैं, कौन सी निकल जाती हैं। तो इसके अंतर्गत आती है ग्रीन हाउस गैसें। वो ग्रीन हाउस गैसें जो आपके प्राकृतिक तरीके से भी उत्पन्न होती है, कुछ मानव तरीके से उत्पन्न होती है, जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है और छोड़ती है। तो इस तरीके से एक एक गैसों के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में बात की जाए तो इन गैसों का अर्थ वातावरण में उन गैसों से होता है जो प्राकृतिक एवं मानवजनक दोनों को, ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है एवं उन्हें पुनः छोड़ती है। यानी कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उनको पहले अवशोषित करती है, फिर बाद में छोड़ती है। तो इस तरीके की प्रक्रिया में अंतर्गत एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें निम्न तरीके से आती है। पहले नंबर पर तो आती है आपकी जलवाष्प, यानी कि वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है एक तरीके से जलवाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील एवं असमान वितरण वाला घटक होता है। इसकी मात्रा विभिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न होती है और ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा घटती है, और इसके अलावा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर इसमें कमी आती है। मानव जलवाष्प के उत्सर्जन में प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि ये जलवाष्प की मात्रा को उत्सर्जित नहीं करता, जिससे वातावरण में सांद्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाए। तो ये जलवाष्प की जो स्थिति है इस संदर्भ में देखी जाती है। अब आता है कि इसके प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक इफेक्ट जो होता है आपका जलवाष्प का ही होता है। मतलब कि जलवाष्प जो है एक ऐसी गैस है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों में इफेक्ट डालती है। तो ये जलवाष्प के बारे में। अब दूसरी गैस आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिसे CO2 कहा जाता है। CO2 का जो एक वैश्विक भागीदारी देखी जाए तो इसमें 60% जिम्मेदारी ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 की होती है, कि प्राकृतिक गृह गैस में जैसे कि मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होता है, और प्राकृतिक रूप में इसमें पृथ्वी के कार्बन चक्र जैसे कि कार्बन का वातावरण, समुद्र मृदा, वनस्पति एवं जीवों के बीच एक प्राकृतिक प्रवाह के रूप में ये मौजूद होता है। तो प्राकृतिक गैस क्या होती है? जो मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के कार्बन चक्र जिसमें कार्बन का वातावरण, समुद्र मृदा, वनस्पति एवं जीवों के बीच एक प्राकृतिक प्रवाह के रूप में मौजूद होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में देखी जाती है। मीथेन के संदर्भ में बात की जाए तो मीथेन जो है वह वैश्विक तापमान में 20% योगदान होता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्स गैस क्या है? मार्स गैस को ही मीथेन गैस कहा जाता है, जिसका वैश्विक तापमान में कितना योगदान रहता है? 20% होता है। और मीथेन गैस के प्रमुख स्रोत के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसमें देखा जाए तो मीथेन जो है वह मीठी जल वाली आर्द्रभूमि से मीथेन का उत्सर्जन होता है, क्योंकि ये कार्बन पदार्थ का ऑक्सीजन के अभाव में अपघटन होने से मीथेन का उत्पादन करती है। तो ये मीथेन का उत्पादन किस तरीके से होती है? जब कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन के अभाव में अपघटन होता है तो उस कारण से एक मीथेन का उत्सर्जन होता है। इसके मुख्य स्रोत आते हैं जैसे कि धान के खेत, कोयले की खान,
पालतू पशु, दीमक की बॉम्बी और आर्द्रभूमि इत्यादि जो होते हैं जिससे मीथेन का जो निकलती है इसलिए मुख्य स्रोत होती है। और आर्द्रभूमि से किस तरीके से, जब मीठे जल वाली जो आर्द्रभूमि है उसमें मीथेन का उत्सर्जन होता है जो कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन के अभाव में अपघटन होने से मीथेन का अपघटन करती है यानी कि उत्पादन करती है। तो इस तरीके से मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो ये आपका वैश्विक तापन में 20% योगदान होता है जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। और इसके मुख्य स्रोत धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु, दीमक की बॉम्बी और आदि इत्यादि होते हैं। अब आता है हमारी नेक्स्ट गैस नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है कि पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र के रूप में वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है। वैश्विक तापन का 6% योगदान होती है और इसमें लॉकिंग गैस भी कहा जाता है। तो जो लाफिंग गैस के नाम से भी पूछी जाती है, तो ये कौन सी गैस होती है आपकी, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र में वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है और वैश्विक तापन का 6% योगदान इसके अंतर्गत देती है। अब आती है फ्लोरेटेड गैसों के बारे में या फ्लोरिनेटेड गैसों के बारे में। ये गैसें जो होती है वह वैश्विक तापन में 14% योगदान देती है और यह गैसें सबसे प्रबल एवं दीर्घजीवी प्रकार की हरित गृह गैसें होती हैं जो मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है। तो ये फ्लोरिडेटेड गैसें होती हैं जिसके अंतर्गत आपके 3 प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होती है ओजोन विघटनकारी गैस होती है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में भी इसके प्रतिस्थापन के रूप में लाया जाता है और इस गैस द्वारा ओजोन का विघटन नहीं होता है। इसका प्रयोग देखा जाए तो यह शीत प्रशीतक में, एरोसोल नोदक में, विलायक एवं अग्निशमन यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। परफ्लोरोकार्बन के अंतर्गत देखा जाए तो ये यौगिक विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के सह उत्पाद होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम उत्पादक एवं अर्धचालक के निर्माण से ये जुड़े होते हैं। सल्फर हेक्साक्लोराइड के बारे में, जो कि एक तरीके से मैग्नीशियम प्रक्रियाओं अर्धचालकों के निर्माण में प्रयुक्त होती है और यह साथ ही रिसाव, खोज या लीक डिटेक्शन हेतु प्रयोग में आने वाली खोज गैस होती है। मतलब कि एक तरीके से खोजी गैस होती है जो कि एक 3 प्रकार से देखी जाती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इस तरीके से ये फ्लोराइड गैसें होती है। तो ये 3 तरीके की गैसें होती है जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में प्रतिस्थापन के रूप में लाया जाता है। यह ओजोन का विघटन नहीं होता है। प्रशीतन, एरोसोल नोदक, विलायक एवं अग्निशमन यंत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। और परफ्लोरोकार्बन में इसमें एल्यूमिनियम उत्पादन में अर्धचालकों के निर्माण से जुड़ी होती है और आपकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होती है वह मैग्नीशियम प्रक्रियाओं अर्धचालकों के निर्माण में प्रयुक्त होती है जिसमें रिसाव की खोज के लिए प्रयोग एक खोजी गैस के रूप में कार्य करती है। अब आते हैं कि वैश्विक तापन को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि अभी हमने गैसों के बारे में देखा, तो ये कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके कारक आते हैं। पहला आता है ब्लैक कार्बन या फिर काला कार्बन। ब्लैक कार्बन के अंतर्गत देखा जाए तो ये गैस न होकर ठोस कण या एरोसोल होता है जिसमें सामान्य रूप से काले खेप या सूट के नाम से इसे जाना जाता है। यह जो होता है वह पार्टिकुलेट मैटर का एक अवयव होता है जिसमें जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन, बायोमास की अपूर्ण दहन यानी कि इनकम्प्लीट कंबस्टन द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब कि काला कार्बन है जो एक गैस ना होकर एक ठोस कण या एरोसोल होता है जो सामान्य रूप से काले के नाम से जाना जाता है, या पार्टिकुलेट मैटर का एक अवयव होता है जो कि जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन या बायोमास के अपूर्ण दहन के द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरी तरीका आता है ब्राउन कार्बन। इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक कार्बन क्या है। ब्लैक कार्बन क्या है, एक तरीके से यह गैस न होकर ठोस कण या एरोसोल होता है जो सामान्य तौर पर काले के नाम से जाना जाता है। भूरा कार्बन या ब्राउन कार्बन देखा जाए तो ये प्रकाश से एरोसोल होता है जो प्रकाश को अवशोषित करने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है और इसका भूरा रंग पीला एवं बायोमास का जलना, औद्योगिक उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन के दहन इत्यादि से होता है। तो ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन के संदर्भ में इसके 2 प्रमुख डिफरेंशिएशन को, मतलब कि इसके जो कारक है उनको बताया गया। अब आता है आपका आईपीसीसी के बारे में। आईपीसीसी के बारे में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह क्या, तो इसके संदर्भ में भी दिया गया है जैसे कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को वैज्ञानिक तरीके से आकलन करने के लिए। मतलब कि जो जलवायु परिवर्तन से जो इफेक्ट होते हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से जो आकलन किया जाता है वो आईपीसी से, मतलब कि आकलन करने के लिए आईपीसीसी का गठन किया गया। इसके गठन के संदर्भ में बात की जाए तो इसी वर्ष 1988 में यूएनआईपी मतलब कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम और डब्ल्यूएमओ यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई ताकि विश्व को सरकारों की वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, भविष्य के जोखिम के संबंध में वैज्ञानिक आकलन उपलब्ध कराए जाए। इसके सचिवालय के बारे में बात की जाए
तो यह आईपीसीसी के कार्य एवं सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। डब्ल्यूएमओ एवं यूएनईपी द्वारा स्थापित होता है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसकी सदस्यता के संदर्भ में देखा जाए तो यह संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी निकाय है, जो हैसियत से इसकी सदस्यता यूएन एवं डब्ल्यूएमओ के सदस्य देशों हेतु खुली होती है और वर्तमान में इसमें कुल 195 देशों के सदस्य इसमें शामिल हो। तो ये आपका आईपीसीसी है, जिसके अंतर्गत ये आपके प्रमुख जो इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट जानकारी है वो आती है। अब आता है हमारा कार्बन क्रेडिट के बारे में। तो कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन क्रेडिट क्या है। तो कार्बन क्रेडिट जो होता है वो एक तरीके से व्यापार योग्य प्रमाण पत्र होता है, यानी कि व्यापार योग्य प्रमाण पत्र को ही कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में देखा जाता है। जैसे कि ये जब धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापन क्षमता का बराबर अन्य हरित गृह गैसों जिनकी मात्रा 1 टन CO2 के बराबर हो के उत्सर्जन का अधिकार देती है। तो किसके उत्सर्जन का अधिकार देती है? ये एक तरीके से जब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैश्विक तापन क्षमता है उसके बराबर अन्य हरित गृह जैसे जैसे कि 1 टन CO2 के जो बराबर हो उनके उत्सर्जन का अधिकार देती है। तो इसे एक कार्बन क्रेडिट कहा जाता है, मतलब कि ये योग्य प्रमाण पत्र है। अब इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी, यानी कि इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई। तो उत्पत्ति के संदर्भ में बात की जाए तो यूएनएफसीसी के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स फर्स्ट में शामिल विकसित औद्योगिक देशों को हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 2012 तक कमी लाने के लिए उसमें 1990 के स्तर से 5.2% की कमी ले जाना। इस हेतु उनके लिए उत्सर्जन लक्ष्य एवं सीमाएं निर्धारित की गई, जिसकी प्रबंधी बाध्यकारी थी। और इस प्रोटोकॉल के तहत देशों को अपने लक्ष्य को पहले राष्ट्रीय उपायों द्वारा पूरा करना है। मतलब कि एक टारगेट फिक्स किया गया कि इसमें मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था यूएनएफसीसी के अंतर्गत, जिसमें एनेक्स फर्स्ट देश जिसमें विकसित देश आते हैं, एनेक्स 2 में विकासशील देश और एनेक्स 3 में अल्प विकसित देश आते हैं। मतलब कि इसके 3 क्राइटेरिया डिवाइड है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें औद्योगिक देशों को हरित गैसों के उत्सर्जन में 2012 तक में कमी लाना है और 1990 के स्तर में 5.2% की कमी ले आना था। ये टारगेट एनेक्स फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया कि उत्सर्जन लक्ष्य को सीमा निर्धारित इसकी प्रवृत्ति जो थी वो बाध्यकारी थी, जिसके तहत देशों को अपने लक्ष्य को पहले राष्ट्रीय उपायों को भी पूरा करना था। हालांकि देखा जाए कि इस प्रोटोकॉल में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक अतिरिक्त उपाय भी प्रस्तावित किया गया, मतलब कि इस तरीके का तो ये निर्धारित किया गया, लेकिन इसके लिए एक अतिरिक्त प्रभावी और बाजार आधारित तंत्र यानी कि मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म को भी लाया गया, जिसके अंतर्गत जैसे कि अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार होना कि इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग का। फिर दूसरा आता है स्वच्छ विकास यंत्र यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का। तीसरा संयुक्त क्रियान्वयन का यानी कि ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन का। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार है, जो कि इन तीनों तंत्रों में ही कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को जन्म दिया। तो इस तरीके से ये स्थिति इसमें देखने को मिलती है। जब ये कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का जन्म हुआ तो इससे रिलेटेड आप ध्यान रख लेते हैं। तो कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व हो जाएगा। अब आता है कार्बन ट्रेडिंग के बारे में। कार्बन क्रेडिट जो है ट्रेडिंग जो है वह कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री ही कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है। जो कार्बन ट्रेडिंग है वह कार्बन क्रेडिट की जब खरीद बिक्री की जाती है तो वह कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है। और ये अर्थव्यवस्था के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के रूप में भी होती है। और इसे संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने 1970 के दशक में सबसे कार्बन ट्रेडिंग थ्योरी दी हुई थी। तो कार्बन ट्रेडिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा दी गई थी। इसे का उद्देश्य कार्बन को उत्सर्जन को नियंत्रित करना है, जिसके लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना था। और इसके प्रकार के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें उत्सर्जन व्यापार यानी कि एमिशन ट्रेडिंग और ऑफसेट ट्रेडिंग यानी कि ऑफसेट ट्रेडिंग इसके अंतर्गत आती है। तो ये 2 प्रकार भी होते हैं। अब बात करते हैं कार्बन टैक्स की। ये शब्दावलियों से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं का डिटेल बता दिया गया है ताकि आप शब्दावलियों के बारे में समझ लें कि कार्बन टैक्स जो देखा जाए तो ये एक तरीके से शुल्क होता है जो आपका हरित गृह गैसों के प्रदूषण यानी खास तौर से आपका जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्सर्जन पर लगता है। कार्बन टैक्स जो है वह यूएनएफसीसी के उपभाग 6A के फर्स्ट ए में वर्णित किया गया। कार्बन टैक्स शब्द का प्रयोग जो देखा जाए वह विभिन्न देशों द्वारा किया जाता है और भारत कार्बन सब्सिडी प्रशासन में कार्बन करारोपण प्रणाली तरफ उन्मुख हो रहा है, तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपका कार्बन टैक्स से रिलेटेड है। अब बात आती है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में। जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है
उसके अंतर्गत क्या प्रावधान दिए गए। इसके अंतर्गत बात की जाए तो भारत को सबसे पहले जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूलित करने तथा देश के विकास की पारिस्थितिक सततता को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति की आवश्यकता पड़ी। मतलब कि विश्व स्तर पर कई सारी कार्य योजनाएं चल रही थी, तो भारत ने अपने लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इस योजना को 2008 में शुरू किया गया था, जिसमें उन उपायों की पहचान की गई जो विकास संबंधी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक सहलाव उपलब्ध कराते हैं। तो इसके संदर्भ में राष्ट्रीय कार्य योजना को 2008 में शुरू किया गया। और 8 राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से रहे उस टाइम पे, इसमें आता है जैसे कि राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन। इसके अंतर्गत ये प्रमुख मिशन आते हैं, तो ये राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देखा जाए तो हमारा इससे रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन दिए गए वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ कुछ जैसे कि कुछ तो थे कि जो आपके टॉपिक में ही मिल गए, लेकिन कुछ उसमें से अलग लगे, तो मैंने इसको अलग से नोट डाउन करके आपको लिखा हुआ है। तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कहाँ आयोजित किया गया, क्योटो में आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है, यह किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। नेक्स्ट आता है कि यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित किया गया ये भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि को। नेक्स्ट आता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव में वृद्धि हो रही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, समान रह रहा है। तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट आता है कि मौसम की चरम अवस्था में बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब ये आता है कि झारखंड राज्य ने जलवायु केंद्र स्थापित किया हुआ, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना को वर्ष 2013-14 में प्रकाशित किया गया था। और इसकी रिपोर्ट जो है वह 2014 में आई थी, जिसमें सबसे संवेदनशील जिला सरायकेला खारसवां को संबोधित किया गया था। तो ये झारखंड राज्य में जो जलवायु केंद्र स्थापित किया गया था उसके संदर्भ में ये प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब आता है गैस का वैश्विक तापन प्रभाव के बारे में या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अब आपका डायरेक्ट ही पूछ ले कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो यह किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। तो ये क्या है कि किसी गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहलाता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र जो कि वैश्विक तापन द्वारा सबसे प्रभावित होगा, तो ये कौन सा तापन होगा, ये आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर होगा। नेक्स्ट आता है कि मीथेन हाइड्रेट के बारे में। मीथेन हाइड्रेट के संदर्भ में बात की जाए तो मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप एवं उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाता है। विशाल निक्षेप के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र अधस्थल में आते हैं। तो ये मीथेन हाइड्रेट के बारे में आता है कि मीथेन हाइड्रेट क्या होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि मीथेन जल के अणुओं में घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है। जब मीथेन बर्फ के समान जम जाती है निम्न ताप और उच्च दाब पर, तो उस संरचना को मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है। और इसके जो विशाल निक्षेप में कहाँ पाए जाते हैं, वह उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा और समुद्र आदि स्थल में इसके निक्षेप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है पृथ्वी काल यानी कि अर्थ आर के बारे में। अर्थ आर के संदर्भ में बात की जाए तो अर्थ आर जो है वह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। तो ये किस तरीके का आंदोलन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा इस आंदोलन को आयोजित किया गया जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु। इस आंदोलन में देखा जाए तो प्रति वर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। तो आप भी इस चीज काम को करते होंगे कि जिस दिन पृथ्वी आर यानी कि अर्थ आर का एक दिन डिसाइड कर दिया जाता है, उस दिन इस दिवस को मनाया जाता है। उस दिन आप एक दिन के लिए 1 घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो विश्वव्यापी स्तर पर होती है, जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर
वे द्वारा इसे आयोजित किया गया है। अब आते हैं हमारे ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के बारे में। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में तो पढ़ा ही है। अब इस प्रोटोकॉल के बारे में भी जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हुए थे कि इसमें यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैसों को समझने, परिमाण निर्धारित करने, प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन होता है। ये क्या है? एक तरीके से सरकार तथा व्यवसाय की नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए चाहे ग्रीन हाउस गैसों को समझना हो, परिमाण निर्धारित करना हो, प्रबंधन करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण का एक साधन होता है, जिसमें वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एवं वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा इसका विकास किया गया है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा इसका विकास किया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, ये कब प्रभावी हुआ, कब इसे स्वीकार किया गया और इसका क्या रीजन। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है कि जापान के क्योटो शहर में यूएनएफसीसी के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत इसे 11 दिसंबर 1977 को स्वीकार किया गया। इसको प्रभावी कब किया गया? तो प्रभावी आपका वर्ष 2005 में किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के समझौते के अनुसार देखा जाए तो इसमें अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों में उत्सर्जन में 2008 से 2012 के स्तर तक 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया है। तो इसके अंतर्गत एक प्रावधान आता है, जैसा कि अभी हमने उस टाइम पे जब एनेक्स फर्स्ट देशों के बारे में देखा तो उसमें 1990 के स्तर में बताया गया है, तो उस तरीके की जो प्रक्रिया आगे बढ़ी हुई है तो उसको दिखाया गया। और इसमें देखा जाए तो एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसमें यूएनएफसीसी के जो तीसरे सम्मेलन में से स्वीकार किया गया था, जो 11 दिसंबर 1977 को स्वीकार हुआ, प्रभावी वर्ष 2005 में हुआ। और इसके अंतर्गत आपको अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 12 में 5.2% की कटौती का प्रावधान किया गया है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हमारा इसी में स्वच्छ विकास युक्ति के बारे में या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में। अभी जब हमने कार्बन क्रेडिट पढ़ा तो उस टाइम पे उसके जो 3 फॉर्मेट बताए उसके संदर्भ में है, तो इसमें ये इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि स्वच्छ विकास युक्ति क्या है। इसके संदर्भ में बात की जाए तो यह युक्ति जो है वह ग्लोबल वार्मिंग में कमी करने के लिए हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की एक प्रणाली होती है। मतलब कि जो हरित गृह गैसें हैं उनको नियंत्रित करने की एक जो प्रणाली है उसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत यह सामने आई है, जिसमें यूएनएफसीसी के प्रोटोकॉल की धारा 12 के तहत इसे वर्णित किया गया है, तो इसके अंतर्गत ये आता है। अब आता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में, क्योंकि आपके प्रोटोकॉल एक तो आपका प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो सभी का एक थोड़ा थोड़ा ही दिया गया है ताकि आपको याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में बात की जाए तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि सीबीडी का पूरा प्रोटोकॉल, जो कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न खतरों में जैव विविधता की रक्षा हेतु ये प्रतिबद्ध होता है। मतलब कि इसका जो रीजन है वह जैव विविधता की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल के संदर्भ में बात की जाए तो यह प्रोटोकॉल जो है वह आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उनसे मिले लाभ के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित होता है। तो नागोया प्रोटोकॉल क्या है? ऐसा प्रोटोकॉल जो आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उनसे मिले लाभों को समुचित या निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित होता है आपका नागोया प्रोटोकॉल। अब आपका हुआ था COP26, जिसका आयोजन आपका गिलासगो यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। तो उस टाइम पे देखा जाए तो आपका जो पंचामृत है वो चर्चा में रहा। तो आपको याद रखना है क्योंकि पंचामृत से रिलेटेड अभी आपका COP26 में ही हुआ है, लेटेस्ट है, तो आपके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि करंट अफेयर बेस्ड हुई है कि COP26 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी चर्चा की गई, पंचामृत की चर्चा की गई और इसका आयोजन गिलासगो यूनाइटेड किंगडम में किया गया। अब देख लीजिए कुछ टारगेट। टारगेट यानी कि 2030 तक के लिए कुछ टारगेट रखे गए हैं। जैसे कि पहला टारगेट आता है कि भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 टन अरब टन की कमी करेगा। दूसरा आता है कि भारत अपनी नवीनीकरण ऊर्जा की आवश्यकता को 50% पूरा करेगा। तीसरा कि भारत द्वारा अपनी 500 गीगावाट तक की गैर जीवाश्म ऊर्जा को क्षमता से बढ़ाया जाएगा और भारत द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन तीव्रता में 45% से कम किया जाएगा। ये इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये 2030 के कुछ टारगेट रखे गए हैं कि 1 टन कार्बन की कमी करना, 50% नवीनीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता को कम करना, पूरा करना,
भारत द्वारा 500 गीगावाट तक गैर जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा की क्षमता बढ़ाना और कार्बन तीव्रता को 45% से कम किया जाएगा। ये 2030 के कुछ टारगेट है। और 2070 तक का जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का भारत के द्वारा सकल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। इसके संदर्भ में ये बात की गई, यानी कि एक टारगेट 2070 का भी शून्य कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में रखा गया है। अब आते हैं वन कार्बन भागीदारी सुविधा के बारे में या फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के बारे में, जिसका प्रारंभ जो है जून 2008 में इसका प्रारंभ किया गया। तो इसका प्रारंभ किसमें किया गया? जून 2008 में इसका प्रारंभ किया गया। यह जो है वह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देसी जनों जैसे इंडिजिनस पीपल की एक वैश्विक किस किस की भागीदारी है? यह सरकारों की, व्यवसायों की, नागरिक समाज की और देसी जनों, जो कि एक वैश्विक भागीदारी होती है और यह देशों के उनके वनोन्मूलन तथा वन निर्मीकरण के उत्सर्जन को कम करने के लिए होता है। जैसे रेड प्लस यानी कि रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है। आपका रेड प्लस का नाम भी पूछ लिया जाता है और रेड प्लस किससे संबंधित है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या उद्देश्य है? यह देशों में मतलब कि जो वैश्विक भागीदारी वाले देश हैं, उनमें वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण के उत्सर्जन को कम करने के लिए है। इसमें आपका प्रयासों में ये जो रेड प्लस के प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करती है। तो इसके अंतर्गत ये सब आते हैं जो कि वन कार्बन भागीदारी के संदर्भ में लिखा जाता है। अब आता है हरित जलवायु कोष के बारे में या ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, यानी कि इसका जो स्थापना है कब हुई, इसका सम्मेलन के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। तो इसकी स्थापना जो है वह डरबन में हुई, यह कानपुर सम्मेलन में इसका प्रावधान किया गया और यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति की सहायता से इसे आशय से बनी हुई है। तो ये हरित जलवायु कोष के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि हमारा इस क्लास के अंतर्गत हमारा तीसरा टॉपिक आता है ओजोन क्षरण होना या ओजोन डिप्लीशन के बारे में, जिसके अंतर्गत डिटेल में प्रत्येक टॉपिक को ओजोन क्षरण के संदर्भ में पढ़ा जाएगा। अब आते हैं इसकी सबसे पहले सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं कि ओजोन परत जो है वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक ओजोन की एक मेखला होती है। मतलब कि एक समताप मंडल में देखा जाए तो इसका जैसे कि क्षोभ मंडल हुआ, समताप मंडल, मध्य मंडल और आपका बाह्य मंडल, तो इस तरीके के मंडल, तो उसमें ओजोन की जैसे पर्याप्तता है वो कहाँ मिलती है? वो आपकी समताप मंडल में इसकी पर्याप्तता को आप पाते हैं। वहां पर एक मेखला यानी कि एक मेखला के तौर पर दिखाई देती है, जहां पर सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों की रक्षा के लिए कवच की तरह के कार्य करती है। इन सुरक्षात्मक आवरण द्वारा मानव द्वारा क्षरण हो रहा है। इस जो सुरक्षात्मक आवरण है इसका उपयोग देखा जाए तो ये मानव द्वारा होता है। ओजोन हमारे वायुमंडल में दुर्लभ रूप से पाया जाता है और प्रत्येक 10 लाख हवा के अणुओं पर ओजोन करीब 3 ओजोन अणु पाए जाते हैं और इन छोटी सी मात्रा के बावजूद ओजोन परत का हमारे वायुमंडल पर जीवन होती है। तो इसके अंतर्गत ये आपका ओजोन परत के क्षरण के बारे में आता है। अब ओजोन के कालानुक्रम को देख लेते हैं कि सबसे पहले मतलब कि इसका शुरुआत कब से हुई। तो कालक्रम के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले 1840 में ओजोन अणु की पहचान एवं उनका नामकरण किया गया। 1900 में समताप मंडल की पहचान की गई। 1920 में अमोनिया के सुरक्षित विकल्प के रूप में सीएफसी का आविष्कार किया गया। 1930 में आपका प्राकृतिक चैंपमैन चक्र भी जिसे कहा जाता है, ओजोन प्रक्रिया की पहचान की गई। 1970 में सुपरसोनिक विमानों की परिवहन से समताप मंडल क्षति की चिंता हुई। 1974 में सीएफसी की प्रतिक्रिया की पहचान की गई। 1978 में सीएफसी एरोसोल पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्कैंडिनेवियाई देशों में प्रतिबंध हुआ। 1980 में सीएफसी उत्पादन में वृद्धि जारी। 1985 में दक्षिणी पूर्वीय ओजोन क्षेत्र की ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई, यानी कि अंटार्कटिका पर जो ओजोन क्षेत्र की खोज है 1985 में की गई। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया। 1996 में सीएफसी एवं अन्य ओजोन विकृतकारी पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया और 2030 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर करना इसका लक्ष्य टारगेट किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये ओजोन के संदर्भ में एक पूरा कालानुक्रम दिया गया है कि ओजोन का कब इसकी पहचान की गई, कब इसका नामकरण किया गया, किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, कौन से जो कार्बन है उसका ज्यादा उपयोग हुआ, कौन से की किसकी का पहचान की गई। तो इसकी प्रक्रिया को एक सीक्वेंस वाइज दिखाया गया, जिसमें अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो इसे 2030 तक
जो भी आपका हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर करना ओजोन का ये लक्ष्य रखा गया है। तो इसके अंतर्गत इसका कार्य होता है। अब आता है ओजोन गैस के निर्माण के बारे में या फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस के संदर्भ में देखा जाए तो ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की परावैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया से ओजोन गैस का निर्माण होता है। तो ओजोन गैस का निर्माण किस तरीके से होता है कि सौर प्रकाश की परावैंगनी किरणों के साथ जब एक अभिक्रिया होती है उसके कारण ओजोन का निर्माण होता है। जैसे कि देखा जाए तो समताप मंडल में इसी प्रक्रिया में ओजोन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को सब लेते हैं जैसे कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ फोटोन यानी कि सौर प्रकाश है, तो ये 2O बनाता है और ये जब प्रक्रिया पुनः होती है तो O+ मिलकर ओजोन 3 का निर्माण करते हैं। और यह प्रक्रिया में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के परमाणु के साथ प्रक्रिया का नष्ट हो जाते हैं तब O3+O होके ये पुनः ओजोन मतलब कि ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। तो ये प्रक्रिया इस तरीके से कार्य करती है। अब आता है कि ओजोन गैस के विघटन के बारे में। ओजोन गैस के विघटन के संदर्भ में बात की जाए तो ओजोन गैस जो है एक तरीके से अस्थिर गैस जिसका एक तरफ तो निर्माण होता है दूसरी तरफ विघटन होता है। जिस तरीके से आपने देखा हुआ है कि O2+O तो वो बन गया, फिर आपका O3+ आपका O 2O2 बन गया। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया आपने देखी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक अस्थिर गैस होती है जिसका एक बार निर्माण होता है पुनः इसका विघटन हो जाता है और ये निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया होती है। और इसमें देखा जाए तो ओजोन क्षरण एवं विनाश की दो प्रक्रियाओं मतलब की दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो होती है प्राकृतिक क्रिया, दूसरी होती है मानव जनित क्रिया। प्राकृतिक क्रिया के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सूर्य से 11 वर्षीय चक्र के अंत में सौर कलंक में वृद्धि होती है जिसके कारण सौर क्रिया में वृद्धि होती है और इस चक्र को सौर चक्र के फिर सन स्पॉट कहा जाता है। सौर क्रिया में वृद्धि के फलस्वरूप आवेशित कण मुक्त होते हैं जिनके पृथ्वी से टकराव की वजह से नाइट्रोजन गैस एवं जलवाष्प का विघटन होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वह आपकी परावैंगनी किरणों के माध्यम से होती है जिसमें O3 आपका O2+O में परिवर्तित हो जाता है जो कि सौर क्रिया में वृद्धि के फलस्वरूप आवेशित कण मुक्त हो जाते हैं और पृथ्वी से टकराव की वजह से नाइट्रोजन गैस एवं जलवाष्प का विघटन हो जाता है। तो इस तरीके से एक प्राकृतिक प्रक्रिया चलती है। मानव जनित प्रक्रिया के संदर्भ में बात की जाए तो मानव जनित प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाए तो इसके कारण वायुमंडल में क्लोरीन ब्रोमीन आदि परमाणुओं का उत्सर्जन वे ओजोन विनाश का कारण बनते हैं और इन परमाणुओं को धारण करने वाले पदार्थ ओजोन विघटनकारी पदार्थ होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो क्लोरीन ब्रोमीन परमाणु का उत्सर्जन करते हैं यानी कि वायुमंडल में इनका उत्सर्जन होता है जो ओजोन विनाश का कारण बनते हैं वो परमाणुओं को धारण करने वाले पदार्थ ओजोन विघटनकारी पदार्थ कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये मानव जनित प्रक्रिया के संदर्भ में आता है। अब आता है कि ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची के बारे में भी जान लेते हैं। इस सूची के संदर्भ में बात की जाए तो सबसे पहले तो आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संदर्भ में बात की जाए तो ये जो कार्बन है वह समताप मंडलीय ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में सबसे प्रमुख क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यह जो होता है वह क्लोरोफ्लोरो अणु क्लोरीन कार्बन से बना होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस चीज से बना होता है? ये आपका क्लोरीन से बना होता है, क्लोरीन से बना होता है, कार्बन से बना होता है और इसमें इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो फ्रियोन होता है और ये ओजोन क्षरण के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदार कार्बन के तौर पर जाना जाता है। इसमें क्षोभ मंडल में मानव द्वारा इसे किया जाता है जैसे कि रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में होना, फोमिंग एजेंट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में इसका उपयोग देखने को मिलता है जिसके कारण क्लोरोकार्बन की उत्पत्ति होती है। तो जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्पत्ति के प्रमुख कारक या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं या फिर किस चीज का उपयोग करने से इसका ये कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो ये आपका रेफ्रिजरेटर हुआ, एयर कंडीशनर हुआ कि इसका जब प्रशीतक के रूप में उपयोग करते हैं, फोमिंग एजेंट के रूप में जब प्लास्टिक निर्माण में इसका उपयोग होता है तब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है और इसमें क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन से मिलकर बना होता है। इसका व्यापारिक नाम फिनॉल होता है। अब आता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन देखा जाए तो एक तरीके से फ्लोरीन आधारित गैसों की द्वितीय पीढ़ी की गैसें होती है। जबकि जो फ्लोरीन आधारित गैसें होती है उनकी द्वितीय पीढ़ी हुई जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विकल्प से ज्यादा पर्यावरण हितैषी होती है। मतलब कि ये इसके क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंपेयर में देखा जाए तो ये ज्यादा पर्यावरण हितैषी होती है। फिर आते हैं हेलोन्स एवं हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन के बारे में। इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें ब्रोमीन धारण करने वाले यौगिक हेलोन और हाइड्रोब्रोमो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन
तो दोनों ही अग्निशामक यंत्र के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र है उसमें इन दोनों का यंत्र का प्रयोग किया इन यंत्र में प्रयोग किया जाता है किस किस का, ब्रोमीन धारण करने वाले यौगिक बोरोन का और हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन का। अब आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रोजन ऑक्साइड के संदर्भ में बात की जाए तो 1977 के दशक में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि नाइट्रस ऑक्साइड में भी ओजोन क्षरण की क्षमता होती है जिसके स्रोत आते हैं औद्योगिक उत्सर्जन, कृषि उत्पादन, सुपरसोनिक जेट, प्राकृतिक विद्युत उत्सर्जन इसके अंतर्गत आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो है इसमें ऑक्सीजन जो O3 है मतलब कि ओजोन जब सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है तो O2 प्लस O बनता है। फिर एनो जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वह ओजोन से क्रिया करके NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। फिर आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O2 बनाती है। और इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसमें ऑक्सीजन जो विघटन करती है ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है। तो इस तरीके से ओजोन का ये ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तन होना और इसकी एक क्षरण की एक प्रक्रिया को दर्शाता है। अब आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है कार्बन एवं क्लोरीन की परमाणु, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन से इसे कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में होता है, दवाइयों में होगा, ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में होता है। तो आपके जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसमें इन परमाणुओं का उत्सर्जन होता है और इनका उपयोग इन यंत्रों के तौर पर किया जाता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म की बात, ये क्लोरोफॉर्म जो है वह एक तरीके से रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन सम्मिलित होता है। यह सल्फाई के लिए विलायक या गोंद के निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। फ्लोरिनेटेड गैस के बारे में, ये वे गैसें होती है जो मानव द्वारा ओजोन विघटनकारी गैसों के विकल्प के तौर पर जानी जाती है जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड इसके अंतर्गत आती है। ये आपने फ्लोरिनेटेड गैसों के बारे में डिटेल में इसलिए आगे अभी आपने पढ़ा ही हुआ है। अब आता है ओजोन क्षरण के बारे में कि ओजोन जो परत है, परत के बारे में हमने जब शुरुआत की हुई थी तब बताया था कि ये समताप मंडल में एक मेखला के तौर पर पाई जाती है। तो अभी किस तरीके से इसमें विभिन्न मंडलों के बारे में भी देख लेते हैं, मंडलों के संदर्भ में देख लेते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से इसकी अवस्थिति हो। तो इसमें देखा जाए तो पृथ्वी ग्रह के वायुमंडल में गैसों की एक सुविध पेटी पाई जाती है जो पृथ्वी के लिए एक प्राकृतिक सनस्क्रीन का कार्य करती है और उसे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन गैस जो है वह एक और परत पृथ्वी के वायुमंडल में निचली परत मंडल में पाई जाती है परंतु यह मनुष्य के लिए हानिकारक है। ओजोन गैस वायुमंडल में दो अलग अलग स्तरों पर पाई जाती है। एक पहली नंबर पर आता है आपका समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर, इसके अंतर्गत बात की जाए तो ओजोन का अधिकांश भाग जो है वह 90% यानी कि 90% जो होता है समताप मंडल की निचली परत यानी कि 15 से 20 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। और समताप मंडल की जो सीमा है वह 10 से 17 सेंटीमीटर की होती है। इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक इसकी सीमा होती है। और इस क्षेत्र में ओजोन को ही सामान्यतः ओजोन परत कहा जाता है। तो ये जो जिस मेखला की हम स्टार्टिंग में हमने जब शुरू टॉपिक हुआ था उस टाइम पे बात की थी, तो ये वही क्षेत्र होता है जहां पर ओजोन पाई जाती है। जो आपका 15 से 30 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र होता है जिसमें 10 से 17 सेंटीमीटर के ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की सीमा है। और यहाँ पर भी आपका ओजोन परत पाया जाता है जहां पर 90% ओजोन की उपलब्धता होती है। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण लगातार पराबैंगनी किरणों यानी कि लघु तरंग दैर्ध्य के द्वारा होता है। तो इसके अंतर्गत ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब आता है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ओजोन जो है बाकी 10% पाई जाती है। वायुमंडल का ये निचला स्तर होता है और क्षोभमंडल का ओजोन जो होता है वह पूरा ओजोन कहलाता है क्योंकि यह वायु को प्रदूषित करता है तथा स्मोक के निर्माण में मदद करता है और यह श्वसन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये श्वसन के लिए अच्छा नहीं होता है, स्मोक के निर्माण में मदद करता है, इस तरीके से होता है। अब ये आपका ये यहाँ पर आपका क्षोभमंडल दिखाया गया है, ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर क्षोभमंडल और स्ट्रेटोस्फीयर और प्रोटेक्शन ओजोन लेयर को इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये ओजोन परत के बारे में आती है। अब आता है वो जो वायुमंडलीय ओजोन परत का जो मापन है वो किस से किया जाता है, क्योंकि आपका ओजोन परत का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत का मापन किस यूनिट में किया जाता है। तो ओजोन परत का जो मापन है वो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसे डॉप्सन यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है और एक डॉप्सन यूनिट जो है वह शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है और यह ओजोन की धरातलीय स्तर पर लागू से प्राप्त। नेक्स्ट आता है ओजोन छिद्र के बारे में। तो ओजोन छिद्र के संदर्भ में बात की जाए तो ये तकनीकी रूप से कोई छिद्र तो नहीं है पर यहाँ पर कोई ओजोन गैस उपस्थित नहीं होती है बल्कि यहाँ अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन आवृत्त होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध वसंत ऋतु यानी कि अगस्त से
अक्टूबर में यह घटना जो होती है वह घटित होती है। तो ओजोन क्षेत्र को जो कहते हैं कि ओजोन क्षेत्र है, तो वास्तविक यानी तकनीकी तौर पर तो नहीं, लेकिन वहां क्या होता है कि ओजोन गैस उपस्थित नहीं हो। और अंटार्कटिका के ऊपर में समताप मंडल में ओजोन अपघटित क्षेत्र होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु जो कि आपकी अक्टूबर से अगस्त से अक्टूबर के शुरू में से घटित होती है। अब आता है कि अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण के आखिर क्या कारण है कि अंटार्कटिका पर ये क्यों होता है? तो इसके तीन कारण होते हैं, जैसे कि आपका ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल का होना, ध्रुवीय भंवर यानी कि पोलर वर्टेक्स का होना, सक्रिय क्लोरीड का प्रभाव वहां होना, जिसके कारण वहां पर सर्वाधिक ओजोन का संकेंद्रण यानी कि ओजोन क्षरण के कारण पाए जाते हैं। अब आता है कि समताप मंडलीय ओजोन परत के अपघटन के प्रभाव को देख लेते हैं। इसका जैसे कि ये जो ओजोन होती है उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, जैसे कि समताप मंडलीय ओजोन परत पर सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और अगर यह ओजोन परत विकृत हो जाए तो ज्यादा पराबैंगनी किरणें तक पृथ्वी तक पहुंच जाती है और पृथ्वी को जैव मंडल पर निम्न प्रभाव देखने को मिलता है। समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव देखें तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वह जलीय आहार के आधार का निर्माण करता है, और सूर्य जो पराबैंगनी किरणें है उनके विकिरण से ज्यादा मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन के उत्पादन में कमी आती है। वनस्पति पर प्रभाव देखा जाए तो इसमें तापमान में वृद्धि के कारण जलीय सतह पर मृदा के नमी में बाष्पीकरण से फसलें सूख जाती है, जैसे कि मटर और बंद गोभी की खेती गुणवत्ता कम हो जाना। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव देखा जाए तो इसे अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश विकिरण से शरीर पर डीएनए में परिवर्तन होता है, त्वचा कैंसर में वृद्धि होती है, मोतियाबिंद एवं अन्य नेत्र दोष होते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। जैव भू रासायनिक चक्र पर प्रभाव देखा जाए तो इसमें सौरिक पराबैंगनी विकिरण से वृद्धि से स्थलीय और जलीय जैव भू रासायनिक चक्र प्रभावित होती है, जिससे दोनों स्रोतों में परिवर्तन होता है। ग्रीन हाउस गैसों के भंडार ग्रहण को प्रभावित होते हैं और इन सब के कारण जलवायु परिवर्तन जैसी घटना देखने में वृद्धि होती है। पदार्थों पर प्रभाव देखा जाए तो इसमें पेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक पॉलीमर और तीव्र अपघटन जैसी स्थिति देखने को मिलती है। अब आता है कि ओजोन क्षरण के नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बीना कन्वेंशन। बीना कन्वेंशन के बारे में देखा जाए तो यह ओजोन परत की सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर वियना कन्वेंशन को 1985 में अपनाया गया, और इसकी जो कार्यविधि है वह 1988 में आई। और वियना कन्वेंशन के अंतर्गत देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कमी के लिए किसी के लिए कोई बाध्यकारी नियम है, और इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जगह दी गई। अब आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में बात की जाए तो इसका जो है वह 16 सितंबर 1987 को इसे अपनाया गया, और इसे 1989 में यह प्रभावी हुआ। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है और ओजोन परिक्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में उत्पादन एवं उपभोग में कमी लाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी के संदर्भ में लाया जाता है। और ओजोन परिक्षरण दिवस जो है, ओजोन दिवस जो है वह आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब आता है किगाली समझौता जो इसी के अंतर्गत है। तो किगाली समझौते के अंतर्गत देखा जाए तो रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 यानी कि मॉक 28 में 197 देशों ने हाइड्रोक्लोरोकार्बन की श्रेणी में ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया हुआ है। तो ये किगाली समझौता भी इसके अंतर्गत दिया गया है। अब इसी में आपके कुछ और जैसे कि पॉइंट एड ऑन किए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा ग्रीन हाउस गैसों में ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। जो ट्रोपोस्फियर होता है यानी कि क्षोभ मंडल होता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों से ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। ओजोन परत मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। फ्रीजों में कौन सी गैस होती है? मेट्रॉन गैस भरी जाती है। अमोनिया जो है प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में ओजोन आभा मंडल यानी कि ओजोन वैल्यू का पता लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? GW केंट के द्वारा लगाया गया। तो मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकती है आपकी ओजोन की उच्च सांद्र क्षमता। तो इसमें देखा जाए हमने आज ये 3 टॉपिक कंप्लीट। 3 टॉपिक के अंतर्गत आपका जलवायु परिवर्तन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ओजोन परत क्षरण। तो इसी 1 घंटे के अंतर्गत आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, और 3 टॉपिक में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका छूटा हुआ। अगर आपके इससे इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इस टॉपिक में ही आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। मतलब कि जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी में आपका इधर उधर करके पूछेगा, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना। आप अभी जैसे जिस तरीके से दे रहे हैं तो आप उस टाइम पे देखते जाइए, फिर आपका एग्जाम जैसे करीब आएगा, मतलब कि आप 1 से 2 बार अगर एक वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 110 प्लस क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि मैंने उन्हीं कंटेंट को लिया गया है जिसमें आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कुछ को डिटेल में पढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ को आपका फैक्चुअल है जो कि जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी बेसिस पे एक फॉर्मेट डिजाइन किया गया है। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और ही ज्यादा क्वेश्चनों को ऐड ऑन करें और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए। आप इस सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।